नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन सेकंड ग्रेड के अनुसार हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। तो अपनों ने बेसिक टॉपिक शुरू किया था वर्ण विचार, और वर्ण विचारों में अपन व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण में अपन मुख्य वर्गीकरण को पढ़ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास को। व्यंजन, ये अपना टॉपिक है। और व्यंजन वर्णों में अपनों ने देखा था कि मुख्य वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, स्थान के आधार पर पहला वर्गीकरण तो ये। और दूसरा वर्गीकरण कौन सा था? प्रयत्न विधि के आधार पर। तो ये दो प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि पीछे की क्लासेस में अपन ये चीज पढ़ चुके हैं। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, यानी दूसरा भाग, प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। और इसमें यदि अपन देखें तो देखिए, प्रयत्न किसे कहते हैं? प्रयास को। और विधि का शाब्दिक अर्थ होता है तरीका। प्रयास का तरीका, यदि हम किसी वर्ण के उच्चारण में कोई प्रयास करते हैं तो उस प्रयास का तरीका क्या है? किस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं? अपन प्राणवायु अधिक लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं, या अपनी जो प्राणवायु है वो किस अंग को स्पर्श कर रही है, कहाँ से उच्चारण हो रहा है। अलग अलग प्रकार से किसी वर्ण के उच्चारण में बहुत ज्यादा आवाज होती है, घर्षण होता है, संघर्ष होता है, किसी में नहीं होता। तो ये सारे के सारे प्रयत्न के तरीके होते हैं, विधि होती है। तो अपन उसमें कौन सा तरीका लगा रहे हैं, वही प्रयत्न विधि कहलाती है, प्रयत्न विधि। और इसी आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है। अब रिलैक्स होकर बैठिए, शांत होकर सुनिए। ये जो वर्गीकरण है ना, इसमें भी आगे 3 आधारों पर वर्णों का वर्गीकरण और किया जाता है। ये वर्गीकरण है, इसमें भी आगे जाकर 3 आधारों पर वर्गीकरण और किया जाता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, फिर इनका भी आगे जाकर उपविभाजन, फिर उनमें भी आगे विभाजन, तो बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब समझेंगे, जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और सामान्यतः यदि आपने 1-2 बार थोड़ा बहुत वर्ण विचार टॉपिक पढ़ा है तो आपका देखा हुआ भी होगा, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो प्रयत्न करने का तरीका 3 प्रकारों का होता है, और इसी आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हुए पढ़ते हैं। कौन कौन से? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 3, और यहां पर भी मैं आपको बता देती हूं, व्यंजन वर्णों का अपन जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें लगभग में अपन स्वरों को भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इनमें स्वरों का भी मेल होता है। तो अपन स्वरों को शामिल करते हुए पढ़ रहे हैं। अपन चाहे तो इन दोनों को अलग अलग पढ़ सकते हैं, परंतु स्वरों और व्यंजनों को इसके साथ पढ़ रहे हैं तो अपने को 2 बार प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा, साथ साथ आसानी से याद भी हो जाएगा। जिस प्रकार से अपनों ने उच्चारण स्थान में देखा था, उच्चारण स्थान में कंठे में अकु विसर्ग है, तो ए आ स्वर भी आ गया और बाद के व्यंजन भी आ गए। उसी प्रकार से तालव में इचियस तालु ई स्वर भी आ गया और चैवर या बाकी के व्यंजन भी आ गए। तो इस प्रकार से साथ साथ अच्छे से हो जाता है। और अपन मूल भाषा के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, संस्कृत के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो मूल भाषा या हमारी संस्कृत भाषा के अनुसार जो सूत्र बने हुए हैं वो दोनों के साथ में बने हुए हैं, तो अच्छे से क्लियर भी हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। देखिए 3 आधारों पर बांटा जाता है।
कौन कौन से? सबसे पहले कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। दूसरा यदि अपन देखें तो श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर। और तीसरा यदि अपन देखें तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। सबसे पहली बात तो मैंने इसको इसीलिए यहां पर लिखा था कि आप कहीं भी कंफ्यूज न हो। देखिए ये उच्चारण स्थान के आधार पर है, जो जहां से किसी वर्ण का उच्चारण होता है उस स्थान के आधार पर यह वर्गीकरण था, जबकि ये उच्चारण का है। यानी अपन प्रयास किस प्रकार से करते हैं उच्चारण के लिए, वो वर्गीकरण यहाँ पर माना जाएगा। तो इन दोनों को बिल्कुल भी एक न समझे, ये अलग अलग चीजें हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन तीनों का एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कंपन के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण की। अब आप ध्यान रखिएगा, अब मैं व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं बोलूंगी, वर्णों का वर्गीकरण बोलूंगी, क्योंकि वर्णों में व्यंजन और स्वर दोनों शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर अपन स्वर और व्यंजन दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं। तो दोनों को मिलाकर पढ़ रहे हैं तो वर्ण शब्द प्रयोग में लाना यहाँ पर ज्यादा उचित होगा। तो कंपन के आधार पर अपन वर्गीकरण यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, कंपन के आधार पर देखिए, यदि इसमें बात करें तो कंपन होता क्या है। देखिए, हाँ, अगर अपन इसकी बात करें तो कोई भी वर्ण है जिसके उच्चारण में कंपन या गूंज या नाद या घोष, सीधे शब्दों में कहें तो ध्वनि ज्यादा हो रही है या फिर किसी के उच्चारण में कम हो रही है, तो इस आधार पर अपन इसका वर्गीकरण करते हैं। और कुछ वर्णों के उच्चारण में ज्यादा होता है, कुछ के उच्चारण में कम होता है। तो ज्यादा और कम के आधार पर अपन इसको दो ही भागों में वर्गीकृत पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख देती हूँ कि किसी वर्ण के उच्चारण में, कोई भी वर्ण है जिसका उच्चारण अपने को करना है, तो उच्चारण में गूंज या नाद कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, इस आधार पर वर्णों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से? अब मैं जब इनका नाम बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि संधि में भी आपने बहुत बार इनका नाम सुना है। कौन कौन से? एक अघोष वर्ण और दूसरा सघोष वर्ण। तो अघोष और सघोष, अब ये तो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि संधि अपन पढ़ेंगे ना,
अब ये चीजें ना वर्ण विचार टॉपिक में तो काम आती हैं। इसके साथ साथ व्यंजन वर्णों की बात अपन कर रहे हैं, तो व्यंजन संधि जब अपन पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि नियमों पर चलती है, भेद तो होते नहीं है। तो उनमें काफी जगह अपने को देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा कि सघोष वर्ण, अघोष वर्ण। तो इसके लिए आप आवश्यक है कि आप यहीं से लेकर के इनको चलें और हमेशा जब भी अकेले बैठे हों तो देखते रहें कि सघोष कौन से थे, अघोष कौन से थे। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में स्थायी हो जाएंगे, तो संधि भी आपके लिए समझने में आसान रहेगी। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन अघोष वर्णों और सघोष वर्णों को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, चलिए अपन सबसे पहले देख रहे हैं किसको, अघोष वर्ण को। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं शब्द की। यदि शब्द को देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, या फिर मैं यूं कहूं घोष, जिसका अर्थ होता है नाद या गूंज, और ए जो उपसर्ग लगा है जो नहीं के अर्थ में जाता है। अर्थात जिन वर्णों में नाद या गूंज नहीं होती है, या फिर मैं यूं कहूं कि नाम मात्र की होती है, तो वे वर्ण कौन से कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। परिभाषा भी अपन देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में घोष या नाद या गूंज कम होती है, कम या नाम मात्र की, कम या नहीं या नाम मात्र की, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, होती है, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं और कितने हैं, इस पर यदि अपन बात करें तो देखिए, इसमें वर्ग को शामिल किया जाएगा। मैंने आपको कहा था ना, पूरा हिंदी व्याकरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, इस पर यदि बात करें तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और इसके साथ साथ श और छ, ये आते हैं। इतने ही वर्ण आते हैं। अब ये इतने कितने हो गए, चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, और वर्ग कितने अपने पास, हाँ पीछे जाकर थोड़ा सा याद कीजिए, वर्ग कितने अपने पास, 5। कौन कौन सी, क, च, ट, त और प। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा यानी 2, इसके 2, 2, 2, 2, 2। अब 5 दुए 10, यानी 10 तो ये हो गए 10, 1 2 3, 3 ये हो गए बराबर 13। यानी सघोष वर्ण कितने होते हैं, कुल 13 होते हैं। क्लियर है? तो सॉरी, अघोष वर्ण कुल संख्या में कितने होते हैं, 13। तो अपन कंपन के आधार पर, गूंज या नाद के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं।
इस आधार पर वर्णों को दो भागों में विभक्त करके पढ़ा जाता है, ए घोष और सह घोष। अपनों ने सबसे पहले ए घोष पढ़ा है। ए का शाब्दिक अर्थ ही नहीं होता है, तो जिनमें गूंज या नाद नहीं हो या नाम मात्र की हो तो वे ए घोष वर्ण कहलाते हैं। ये संख्या में 13 होते हैं। कौन कौन से? श और इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और कोशिश कीजिए, यदि आप ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अलग से नोट्स बनाएं, ताकि आप जब भी जरूरत पड़े तब आप देख सकें। और इसके साथ साथ एक तरीका पढ़ने का ये भी है, आप कोई अपनी बेस बुक रख लीजिए, कोई भी बेसिक बुक, और आप पेंसिल लीजिए, पेन नहीं पेंसिल लीजिए, जो भी नई चीज मिलती है कहीं से भी उसी में नोट करते जाइए। तो ये भी तरीका होता है। इसमें आपको कम प्रयास करना पड़ेगा, इसमें आपको प्रयास तो ज्यादा करना पड़ेगा। आप नोट्स बनाएंगे, हर एक चीज लिखेंगे, परंतु ये स्थायी रहेगा, हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे भेद की तरफ। और दूसरा भेद कौन सा? जब ए घोष पढ़ लिया तो दूसरा से घोष वर्ण। ए घोष में 13 आते हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है। तो इस चीज को भी अपन हमेशा ध्यान में रखें। तो दूसरा भेद अपन पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा कौन सा? से घोष वर्ण। अब इस भी शब्द को यदि अपन देखें तो से का मतलब होता है साथ और घोष का मतलब नाद या गूंज, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद या गूंज अधिक होता है सघोष वर्ण कहलाएंगे। तो उसी प्रकार से अपन इसको परिभाषित करेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद, गूंज या घोष अधिक होती है वे वर्ण सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब ये कितने होते हैं संख्या में? चलिए वर्गीकरणों को याद रखने की एक छुपी हुई बात बताती हूं, ट्रिक बताती हूं। जितने भी वर्गीकरण है ना, और उनमें दो दो पार्टीशन है, दो दो भाग है, उप विभाजन दो दो में किया गया, उनमें एक का याद रख लीजिए, बाकी बचे हुए सारे दूसरे में जाएंगे ही जाएंगे। तो एक एक वर्गीकरण याद कर लीजिए, बाकी कहीं भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अपनों ने, जैसे ये कंपन के आधार पर वर्गीकरण है, अपनों ने ए घोष पढ़ लिया, और ए घोष में अपनों ने किस किस को पढ़ा? ए घोष में अपनों ने प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा पढ़ा। तो वहीं से शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा उसमें जा चुका, तो तीसरा इसमें आ जाएगा। उसके बाद चौथा, वो भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद पांचवा, वो भी इसमें आ जाएगा। पहला दूसरा उसमें जा चुके, बाकी बचे हुए थे तीसरा चौथा पांचवा इसमें ले लिया। अब कौन कौन बच गया? अब याद कीजिए, य ल उसमें कोई नामो निशानी नहीं था, तो य र ल और व इसमें ले लिए। उसके बाद उसमें तीनों श थे, श श स तीनों थे, है नहीं था, तो वो बचा हुआ इसमें आ जाएगा। क्लियर है? तीसरा चौथा पांचवा बचा, वो भी इसमें आ गया। यर लव है बचे, वो भी इसमें आ गए। अब और कौन बचा? थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, मैंने आपको बताया था
कि मैं वर्णों का वर्गीकरण बोल रही हूँ, अर्थात स्वर भी आएंगे। और स्वरों में अपनों ने ए घोष में किसी को नहीं लिया था, तो जाहिर सी बात है कि सभी के सभी स्वर किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। और अपन यूं भी कह सकते हैं कि सभी स्वर सहघोष होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान में ना जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो थिंकिंग लेवल के, और इस प्रकार के सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से असत्य कथन बताइए। अब उसमें इस प्रकार से लाइनें लिख दी जाती है कि अपभ्रंश के आधार पर लय वर्तस्य वर्ण माना जाता है, अपभ्रंश के आधार पर है काकल्य वर्ण माना जाता है, सभी स्वर सहघोष होते हैं। इस प्रकार से लाइनें आ जाती है और उनमें से आपको असत्य छांटना होता है। कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है, सत्य पूछा जा सकता है, असत्य। तो इस प्रकार के प्रश्न फिलहाल आ रहे हैं, तो आपको इस प्रकार की लाइनें भी ध्यान में रखनी है। तो देखिए सभी के सभी स्वर कैसे होते हैं, सहघोष होते हैं। अब ये कितने हो गए संख्या में देख लेते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग के कितने हैं, 3 हैं। प्रत्येक वर्ग के 3 और वर्ग अपने पास कितने हैं, 5। तो 5 3 15, यानी 15 वर्ण तो कौन से हो गए, ये हो गए 15, ये हो गए 1 2 3 4 5 ये हो गए। ठीक है, स्वर कितने, 11। अब 15 5 20 30 31, ये 31 होते हैं। सहघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 31, और अघोष की 13। अब आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अघोष ए 1 3, ए और ए, ठीक है। उसके बाद सहघोष 3 1, अघोष 1 3 और ये 3 1। ये भी यदि आप याद रखते हो तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि 3 1 में तीसरा चौथा पांचवा आएगा। 3 1 जो ज्यादा है उनमें तीसरा चौथा पांचवा 11 लव है, सभी स्वर आएंगे। और जो 1 3 है कम है वो पहला दूसरा और शश आएंगे। तो ये था अपना प्रयत्न विधि के आधार पर पहला वर्गीकरण। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, और व्यंजन वर्णों के मुख्य वर्गीकरणों में अपन दूसरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण। अब प्रयत्न विधि के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। अब उसमें जो पहला भाग है कंपन के आधार पर, वो वर्गीकरण अपन पढ़ने जा रहे हैं। कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों को 2 ही भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, अघोष जिसमें 13 वर्ण होते हैं, और सहघोष जिसमें 31 वर्ण होते हैं। 13 पहला दूसरा और शश होता है, और 31 में तीसरा चौथा पांचवा यरलव है, सभी स्वर होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दोनों के दोनों भेद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अघोष 1 3, सहघोष 3 1, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं फिर आगे। तो यहां पर अपनों ने अघोष व सहघोष दोनों वर्णों को पढ़ा है। चलिए अब अपन वर्गीकरण देखते हैं दूसरा। कहीं कोई समस्या आ जाए किसी भी प्रकार की, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको नेक्स्ट क्लास में जवाब दे दिया जाएगा। और जहां तक इन टॉपिक्स की बात है वर्णों की, तो इसमें कहीं भी समस्या वाली बात नहीं है, अच्छे से समझकर अपन पढ़ रहे हैं। और अब कुछ प्रतियोगी ऐसे भी होते हैं कि भाई वर्ण तो ये जो है वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। कुछ ये भी बताते हैं जैसे लक्ष्य जी महाराज के आधार पर, है ना। अपनों ने व्यंजन 33 पढ़े हैं, स्वर 11, टोटल 44 ही पढ़े हैं। अब कुछ लक्ष्य जी महाराज के आधार पर कहते हैं कि वे वो 52 होते हैं, कुछ 48 बताते हैं। तो मानकता की यदि बात करें तो यहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ मानक चीजें पढ़ रहे हैं,
ध्वनियों को शामिल किया जाता है, परंतु उनको विशेष गिनती के आधार पर शामिल नहीं किया जाता। तो अपन गिनती में यदि आपसे सीधा का सीधा कोई भी पूछ ले कि भाई वर्ण संख्या में कितने हैं, तो अपन जानते हैं कि स्वर और व्यंजन, स्वर 11, व्यंजन 33, टोटल 44 है। और यदि आप मेरा नहीं मानो तो आप व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़िए। लक्ष्य 52 बताता है, फिर भी उसका वर्गीकरण पढ़िए। वर्गीकरण में सिर्फ 44 ही होंगे, बाकी जो होंगे वो अलग से व्याकरणिक श्रेणियों में होंगे। जैसे मैंने संयुक्त व्यंजन करवाए, क्षेत्र, ज्ञ, वो चारों के चारों संयुक्त व्यंजन है, उनकी अलग श्रेणियां हैं, तो उनको अपन इस काउंटिंग में लेते ही नहीं है। अगर अपन इस काउंटिंग में ले लें तो एक ही वर्ण को दो दो बार गिन रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। उसी प्रकार से किसी भी वर्ण को ले लीजिए, जैसे ध्वनियों को शामिल किया जाता है, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनि को शामिल किया जाता है, तो उनकी भी व्याकरण में अलग से कोटि है। उसी प्रकार से उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं, ड, उनका ही दूसरा रूप, तो उनको भी काउंटिंग में शामिल कर लेते हैं। भाई वो भी व्याकरण में अलग से श्रेणी में है, तो कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी की बुक्स के अनुसार और मानक किताबों के अनुसार हिंदी व्याकरण बताया जा रहा है, और उनके अनुसार वर्णों की संख्या सिर्फ 44 है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के वर्गीकरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।